नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है मराठा साम्राज्य। ठीक है, आपको हमने बताया था कि कल हमारा जो है मुग़ल वाला कंप्लीट हो गया था और सबसे बड़ा टॉपिक था, तो आज हम मराठा को स्टार्ट करेंगे। तो 119वां नंबर का क्वेश्चन है ये। एक सेकंड हम देख लेते हैं कि हमारा ऑडियो चल रहा है कि नहीं, क्योंकि आज काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड समस्याएँ आ रही हैं। एक सेकंड, हाँ चल रहा है, ठीक है। चलिए, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति डैश के परिवार द्वारा संभाली गई थी भी नहीं संभाली गई भी, और जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों को सेवा प्रदान की। तो चित्पावन ब्राह्मण थे, इन्होंने पेशवा के रूप में पूरे मराठा साम्राज्य को संभाल लिया था और जो है इसी को लेकर के फिर पेशवा के रूप में उन्होंने आगे बढ़ाया था। तो यहाँ पर एलिब्रेशन देखिए इसका। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति पेशवाओं के हाथ में हो गई, जो कि चित्पावन ब्राह्मण थे। मराठा साम्राज्य में प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। उन्हीं के शासनकाल में यह पद वंशानुगत हो गया और एक ही परिवार के हाथों में सत्ता बनी रही। 120 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला युद्ध रणनीति थी। तो आपको पता होगा कि मराठे जो थे वो छापामार युद्ध नीति पर जो है चलते थे। छापामार गोरिल्ला रणनीति मुख्य मराठा शासकों की रणनीति थी। इस रणनीति को शिवाजी ने लोकप्रिय बनाया और शिवाजी ने मुगलों के विरुद्ध इस पद्धति को काफ़ी प्रयोग किया था। ठीक है। 121वां नंबर क्वेश्चन देखिए। किस राजा के प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई जाती थी। तो अष्टप्रधान किस में थे। तो शिवाजी के समय थे। कमेंट में बताइए अष्टदिग्गज कहाँ पर पाए जाते थे और नवरत्न कहाँ पर पाए जाते, दोनों आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, तो आप जो है बताइएगा कि अष्टदिग्गज कहाँ पर पाए थे और नवरत्न कहाँ पर पाए जाते थे। उसके बाद देखिए आंसर नंबर इसका देखिए क्या है कि शिवाजी के शासन की सहायता के लिए 8 बड़े अधिकारियों तथा मंत्रियों का एक समूह होता था, जिसे अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ये 8 प्रधान निम्नलिखित थे, जैसे कि पहला पेशवा था, जिसे प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। अमात्य या मजमू आदार के नाम से भी जाना जाता था। मंत्री अथवा वाकियानवीस इसको कहा जाता था। उसके बाद सचिव अथवा सुरनवीस कहा जाता था। सुमंत अथवा दबीर कहा जाता था। सेनापति अथवा सरे नौबत कहा जाता था। पंडित राव और 8वें होते थे न्यायाधीश। ठीक है, वास्तव में यह एक मंत्रिपरिषद अथवा समिति की तरह ही कार्य नहीं करता था, बल्कि प्रत्येक मंत्री अपने अपने विभाग का प्रधान होता था। यह शिवाजी की इच्छा पर निर्भर करता था कि वह उनसे पृथक पृथक अथवा सम्मिलित रूप से सलाह ले। उनकी सलाह को मानने के लिए शिवाजी बाध्य नहीं थे। ठीक है। अब 122 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम, नामदेव, चैतन्य या शंकराचार्य। तो तुकाराम थे। ठीक है, संत तुकाराम शिवा के समकालीन थे। तो थोड़ा हम देख लेते हैं शंकराचार्य टाइम पीरियड क्या क्या है। शंकराचार्य जी जो हमारे हैं, उनका जो टाइम पीरियड 788 से 820 ईस्वी के बीच था और संपूर्ण भारत में था। ये इनका मत था अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवादी थे। चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534 तक, मतलब ये इब्राहिम लोदी और मुगलों के बीच के आसपास के थे। तो ये बंगाल में रहते थे चैतन्य महाप्रभु और वैष्णव मत से संप्रदाय थे। तुकाराम जी ये 1608 से 1650 के आसपास थे और इस समय आपको पता होगा कि 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। 1608 से 1650 के आसपास मतलब औरंगजेब आ गया था यहाँ पे। तो वारकरी मत से जो है ये जुड़े हुए थे, या वारकरी मत इसको कहा जाता है। नामदेव 1270 से 1350, मतलब तुगलक उगलक के समय में थे ये, और महाराष्ट्र जो है में रहते थे। और निर्गुण मत थे। निर्गुण का मतलब होता है कि कोई देवता का आकार नहीं है। ठीक है, आप में आप समाना, ईश्वर आपके ही अंदर है। 123 नंबर देखिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद या औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में थी। संभाजी के समय में, राजा राम में, जीजाबाई या ताराबाई। तो जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो एक महिला थी बैठी थी। अब हमको लग रहा है ताराबाई, लेकिन देख लेते हैं क्या है, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में सारी चीज़ें थी। तो डी आंसर होगा, ताराबाई सही है। कि राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी में उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने पहले पुत्र करण की मृत्यु के बाद अपने छोटे पुत्र शिवाजी द्वितीय
को गद्दी पर बैठा तथा उनकी संरक्षिका बन रही। ताराबाई एक बहादुर महिला थी और उसने औरंगजेब के विरुद्ध मराठों के संघर्ष को कायम रखा। ठीक है, तो एक बहादुर महिला थी वो। ठीक है, 124 नंबर का क्वेश्चन देखिए। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबद्ध था, तो यहाँ होगा सैन्य प्रशासन, सरनोबत। तो मैंने पहले ही आपको 8 जो है प्रधान के बारे में बताया था। ठीक है, शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी। ठीक है, केंद्र स्तर पर तो उनका था, राज्यों में नहीं था, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति जिसे कहा जाता था, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे, जिनमें से सेनापति या सरनोबत सेना की भर्ती, संगठन और रसद के संबंधित कार्य करता था। तो ये हो गया हमारा मराठा। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ से उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया है। कुछ कमियां होंगी तो मैं फिर से इसको एक अलग से टॉपिक लेके कराऊंगा। उसमें वहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में नहीं रहेगा, वन लाइनर रहेगा, तो वहाँ पर एक प्रॉपर रूप से और बेहतर तरीके से दिया गया है। तो पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर उसको हम लेकर के आएंगे तो वहाँ पर समझाएंगे। हमारा 12वां टॉपिक है, इसका नाम है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, मतलब 1857 की क्रांति और ब्रिटिश राज्य के उदय में क्या क्या है, चल देखते हैं। 125 नंबर का क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त कर की अनुमति या व्यापार की अनुमति दी थी? तो यहाँ होगा औरंगजेब ने। मुगल सम्राट औरंगजेब ने वर्ष 1691 में एक फरमान शाही आदेश जारी किया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी। हालांकि निजी व्यापार करने की वाली अधिकारियों को अभी भी शुल्क का भुगतान करना पड़ता था। मतलब कि कंपनी जो थी उसको शुल्क मुक्त कर दिया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत मतलब व्यापार करता है तो उसको फिर देना पड़ेगा शुल्क। ठीक है, तो औरंगजेब था वो। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का अपना एकाधिकार खो दिया? तो यहाँ पर बी आंसर होगा। 1833 में चाय और चीन के साथ भी एक व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, और 1813 में चाय और चीन के साथ व्यापार था, बाकी कंपनी सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, उस समय चाय चीन का था 1813 में, लेकिन इसमें पूर्णतः समाप्त हो गया। चार्टर अधिनियम 1833 ग्रेट ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में आया था। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी अपने वाणिज्यिक विशेषाधिकारों से वंचित हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन के साथ व्यापार का एक एकाधिकार खो दिया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। हुआ ये था कि जब एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार इतने दिन से कंपनी कर रही थी, जब वहाँ औद्योगिक क्रांति आया तो वहाँ के लोग जो है भाई, चूँकि सरकार में कुछ पूंजीपति वहाँ भी होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्होंने विरोध कर दिया कि भाई आप ईस्ट इंडिया कंपनी को अकेले भेजे हो, वहाँ भारत में व्यापार कर रहा है, बढ़ रहा है, हम लोग यहाँ बेवकूफ़ में बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर जब दबाव आया तो इसी कारण जो है उन्होंने 1833 के आने तक पूरा का पूरा जो है समाप्त कर दिया। विरोध तो 1813 से ही हो रहा था, लेकिन 33 तक आते आते व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कहा कि जाओ, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर रही है वैसे आप भी करो, जाओ। ठीक है, उसके बाद 127 नंबर का क्वेश्चन देखिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत में किसका शासन था? तो यहाँ होगा मुगल सम्राट का शासन था। ठीक है, गुप्तों का कहाँ होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी और उस समय मुगल बादशाह अकबर 1556 से 1605 का शासन कर रहा था। यहाँ पे 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक आज्ञा पत्र द्वारा 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। यहाँ पर एकाधिकार है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, उसके बाद 128 नंबर का क्वेश्चन देखिए। डलहौजी ने भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जा कर लिया। सहायक गठबंधन की नीति के माध्यम से, युद्ध को छेड़कर, राज्य में अव्यवस्था को के माध्यम से, मतलब कहा कि राज्य जो है अपनी अव्यवस्था दिखा रहा है, इसलिए हम इसको कुशासन का आरोप लगाकर जो है इस पर कब्जा कर लिया। लॉर्ड डलहौजी जिस कार्य के लिए चर्चित रहा वह था उसकी हड़प नीति थी। 1856 ईस्वी में अवध के विलय जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में आउट्रम ने एक रिपोर्ट दिया था जिसमें अवध के कुशासन के आरोप लगाकर उसे अपने में मिला लिया था। इस वक्त अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। डलहौजी ने 1849
में पंजाब का विलय किया था। ठीक है, इसी नीति के तहत अन्य राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, जो कि निम्नलिखित है। सतारा को 1848 में मिलाया था, जैतपुर को 1849 में, संभल को 1849 में, और उसके बाद बघाट को 1850 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, तो संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में, और अवध को 1856 में। और इसी के बाद से जो है 1857 क्रांति स्टार्ट हो गई थी। ठीक, अब यहाँ पर 129 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर जब मंगल पांडे विरोधी हो गए तब वह 34वें मूल के इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे, जो किस स्थान पर था? तो भैया ये बैरकपुर में था, बैरकपुर में। ठीक है, जब मंगल पांडे विद्रोही हो गए तो वह 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे और बैरकपुर बंगाल में स्थित था, और उनके द्वारा किया गया विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी घटना थी। ठीक है, सबसे पहली और बड़ी घटना थी, और इनके द्वारा ही विरोध किया गया था। उसके बाद 130 नंबर का क्वेश्चन देखिए। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम 1857 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। इसे सिपाही विद्रोह या सिपो इम्यूनिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूरा तो नहीं जाना, लेकिन सही है, सिपाही विद्रोह तो ही है। उसके बाद यहाँ देखिए, जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में से शुरू किया गया था, तो ये भाई गलत है। उधमपुर कहाँ? ये बैरकपुर से शुरू हुआ था। यह दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ में व्यापक रूप से फैला, तो ये भी सही है भाई। दिल्ली में भी फैला था, आगरा में फैला था, कानपुर में फैला था, लखनऊ में भी फैला था, सही बात है। तो वहाँ ए और सी सही होंगे और बी गलत है। ठीक है, तो ए बी सी सभी सही है, गलत बात भाई। ए और सी सही है, बी गलत है, ये सही है। बाकी ए बी सी सभी गलत, ए भी गलत भाई। ए और बी सही, भी कहाँ सी गलत होगा यार, ए भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1857 की भारतीय स्वतंत्रता विद्रोह, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, की शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ में हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी इस विद्रोह की। सिपाही विद्रोह भी इसे कहा जाता है। इसके 10 मई 1857 को मेरठ में हुई थी, विद्रोह हुआ था इसका। मेरठ के विद्रोही 11 मई को दिल्ली में पहुंचे और 12 मई 1857 ईस्वी को उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, यह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह था, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 2 वर्षों तक चला, और यह विद्रोह दिल्ली, आगरा, कानपुर, लखनऊ में व्यापक रूप से फैला था। ठीक है, तो थोड़ा देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं कि कौन से स्थान पे कौन कौन विद्रोही थे, और ये पूछा जाता है। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय थे, कानपुर में नाना साहब थे, इनकी पेंशन की समस्या थी और ये अपना भैया स्वयं राज करना का चाहते थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी, तो भैया आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर डलहौजी ने कब्जा के लिए 1856 में, तो व्यक्तिगत मामले के नाते ये भी विरोध कर दिया। इनका कोई मतलब देश हित की बात नहीं थी, यहाँ पे व्यक्तिगत इनका मामला था। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं 131 नंबर का क्वेश्चन। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? तो सिराज प्लासी के युद्ध में 1857 की क्रांति में हुआ था। वांडीवास का युद्ध 1860 में हुआ था। ठीक है, 1760 में हुआ था ना, 1860 में, एक सेकंड, 1760 में, सॉरी, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। ठीक है, 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। ठीक है, ये 1757 में। वांडीवास का युद्ध 1760 में। 1765 में क्या हुआ था? तो इलाहाबाद की संधि हुई थी। सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच से कौन थे? तो क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था। बक्सर के 1764 में मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय की त्रिगुट के साथ अंग्रेज थे, और अंग्रेज में कौन था इस समय? तो आयरकूट के नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा था। वांडीवास का युद्ध क्या है? ये 1760 में फ्रांसीसियों में अंग्रेजों की सेना के मध्य में हुआ था, और तीनों युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई थी। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे तो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, सॉरी आंग्ल एक, अरे यार याद नहीं आ रहा, कार्नेटिक
कार्नेटिक वार का ही परिणाम था ये। चलते देखेंगे आगे चल करके उसको, अगर इसमें पूछा होगा तो हम बताएंगे आपको। 132 नंबर क्वेश्चन देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कब थे? तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जब बंगाल का गवर्नर बनाया गया था तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था, और गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? 1833 में किसे बनाया गया था? ये है वारेन हेस्टिंग्स, यही सही है। ठीक है, ये बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। यदि गवर्नर जनरल है, इनका समय काल है और प्रथम कार्य क्या है देखते हैं। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 के बीच में, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था और 1773 में क्या आया था? रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो 1774 से 1785 के बीच में कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना इन्होंने किया था, और ये क्या थे? तो ये जो थे आपके प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, वैसे गवर्नर जनरल बंगाल का पता गवर्नर, हाँ ठीक है, गवर्नर जनरल ठीक है। क्योंकि तीनों को इनके अंदर में कर दिया गया था, इनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बेंटिक था। देखिएगा अंदर जाके कमेंट में, बताएंगे आगे हम आगे आपको। तो लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के बीच में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था इन्होंने। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, ये प्रेस पर जो है प्रतिबंध लगाता था। और लॉर्ड रिपन क्या थे? तो 1880 से 1884 में प्रथम नियमित जनगणना इन्होंने करवाई, और प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 इन्होंने लाया हुआ था। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ये देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है। अब यहाँ पे मामला सही हो गया कि लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो 1773 के बाद से, तो 1774 में तो वारेन हेस्टिंग्स से। और लॉर्ड विलियम बेंटिक कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय था, याद नहीं आ रहा है, 1857 क्रांति में बेंटिके थे, अब याद नहीं आ रहा, आप देख लीजिएगा। तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर था, भूल जाता है यार सभी को। सन 1773 ऑप्शन आएगा तो लग जाएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद, 1833 में भारत का शासन चार्टर एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। तो ये है। ठीक है, नाम में थोड़ी कन्फ्यूजन आ रही है। यहाँ लिखिए, देखिए 133 नंबर का है, डैश डैश करके लिखा गया है कि अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और नेतृत्व किया, जिन्होंने उसके राज्य के प्रशासन को अधिकार में ले लिया था। तो कौन थे? तो यहाँ पर रामगढ़ थे, रामगढ़ नामक स्थान था। देखते इसके एविडेशन क्या है। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने अंग्रेजों के खिलाफ 4000 की सेना खड़ी की और उसका नेतृत्व किया। वे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। 1857 की क्रांति में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रीवांचल की मुक्ति आंदोलन का सूत्रधार थी। ठीक है, तो अवंतीबाई के बारे में तो बहुत कम लोग झांसी की रानी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन अवंतीबाई के बारे में कम पढ़ते हैं। तो रामगढ़ की अवंतीबाई थी, और उन्होंने भी 1857 क्रांति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ था, और पहली वीरांगना थी जिन्होंने शहीद हुई थी। 134 नंबर का, वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। ठीक है, तो बैटल ऑफ स्वाली 11-12 में हुआ था। तो यहाँ 12 मोटी मोटा आप लिख सकते हैं। इसमें पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, और इसी से खुश होकर जो है जो यहाँ मुगल के जो सम्राट हैं, उन्होंने फिर सूरत में इनको व्यापार करने की अनुमति दे दी थी। अब आपको पता होगा कि इस समय जहांगीर बैठा हुआ था। स्वाली के युद्ध में 1611-1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगाली सेना के मध्य सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में पुर्तगाली सेना पराजित हो गई थी। ठीक है, एक सेकंड 135 नंबर क्वेश्चन देखिए।
वास्को डिगामा एक पुर्तगाली अन्वेषक था, अन्वेषक मतलब होता है खोज करता था। डैश किस वर्ष में भारत में समुद्री मार्ग की खोज किया था, तो 1498 ईस्वी में आया था ये। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली नाविक था। वास्को डिगामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज किया और 20 मई 1498 को इसने खोज किया था। समुद्र के रास्ते में भारत पहुंचा। अब्दुल मुनी की सहायता से, एक अब्दुल मुनी नामक व्यक्ति था, उसी की सहायता से ये आया हुआ था यहाँ पे। ठीक है, 136 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण भारत में किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त कर दिया था? तो मार्तंड वर्मा थे ये, और मार्तंड वर्मा ने जो है पराजित किया था। आंसर नंबर सी देखिए। मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के राजा थे। उन्होंने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी को चेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया। उन्होंने अपनी सेना को पश्चिमी देशों की तर्ज पर प्रशिक्षित और आधुनिक हथियारों से सृजित किया और शक्तिशाली और आधुनिक बनाया था। ये अपने राज्य में सामंती प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे। देखिए, मैं आपको ऊपर बता रहा था तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या कैसे है गवर्नर जनरल के बारे में। तो भारत का पहला गवर्नर कौन था? तो क्लाइव था। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? पहले ये था कि भारत का पहला बंगाल का गवर्नर कौन था? सॉरी, यहाँ पर बंगाल का गवर्नर कही है। बंगाल का गवर्नर क्लाइव था। और फिर मतलब जो तीनों प्रेसिडेंसियाँ थीं उसके गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। और पहली बात भारत शब्द यहाँ पर जोड़ा गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भाई कुछ रियासतों को उन्होंने इकट्ठा कर दिया 1833 के आसपास। तो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ठीक है। और पहला वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अब इसको याद कर लीजिएगा। भूल जाता है यार, मस्तिष्क है, हजारों प्रकार की जो है चीज़ें आती रहती हैं तो दिमाग से उतर जाता है। 137 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने में विद्रोह वेल्लोर का सिपाही विद्रोह या वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह होगा 1806 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लोअर एग्जाम में भी पूछा गया है। तो वेल्लोर विद्रोह 10 जुलाई 1806 में मद्रास के वेल्लोर शहर में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाहियों को बड़े पैमाने पर एक हिंसक विद्रोह का पहला उदाहरण था। ठीक है। इस विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने वेल्लोर किले को जब्त कर लिया और 200 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला और घायल कर दिया गया। तो देखिए 1806 में ही अग्रगामी था 1857 की क्रांति। और वेल्लोर का जो विद्रोह हुआ था मद्रास राज्य के वेल्लोर शहर में, ये आम विद्रोह नहीं था। तो जब इस समय विद्रोह हुआ था ये दक्षिण भारत में मद्रास में हुआ था, तो उस समय उत्तर भारत के लोग यहाँ पर कुछ नहीं किए थे। इसी कारण में भी लगता है कि 1857 की जब क्रांति हुई तो दक्षिण भारत का कम्युनिकेशन ये बन नहीं पाया। ठीक है। अब होगा 138 नंबर का क्वेश्चन। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया? तो ये होगा डी आंसर 1809 में। 1806 में वेल्लोर की संधि होती है, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह होता है। 1809 में अमृतसर की संधि होती है, पहली संधि होती है। अमृतसर की संधि रणजीत सिंह तथा अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में हुई थी और अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण रणजीत सिंह ने 1809 में लॉर्ड मिंटो के दूत चार्ल्स मेटकाफ से अमृतसर की संधि किया हुआ था। और इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है। तो लॉर्ड मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ के साथ इन्होंने संधि किया था। लॉर्ड मिंटो प्रथम जो है वो क्या था, यहाँ पर वायसराय था। और अमृतसर की संधि इसलिए रणजीत सिंह ने किया था कि सतलज नदी के हम इस पार नहीं जाएंगे और आप पूर्व की तरफ हम नहीं जाएंगे, पश्चिम की तरफ आप मत आइएगा, ये समझौता था। ठीक है। 139 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने भुगतान के लिए सहमत हुई थी? ठीक है। तो 26 लाख रुपए भुगतान देने के लिए सहमत हुई थी कि आपको 26 लाख रुपए दिया जाएगा। बक्सर के युद्ध में 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था।
इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी विजय हुई थी। ठीक है, मैंने ऊपर शायद आयरकोट आपको बताया था, तो आयरकोट नहीं होगा, आयरकोट शायद वांडीवास के युद्ध में हुआ था। ठीक है, तो हेक्टर मुनरो सही है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था। आयरकोट में भी मुझे लग रहा है कि आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था, और थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में आयरकोट ने अपना नेतृत्व संभाला था। ठीक है, तो यहाँ पर हेक्टर मुनरो के लड़ रहा था अंग्रेजों की तरफ से, और मुगल सम्राट की इस पराजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देने के लिए सहमत हो गए थे। ठीक है, एक 140 नंबर का क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तो यहाँ होगा सी मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम। पुर्तगाली उपनिवेश मछलीपट्टनम नहीं था, जबकि यह डचों का उपनिवेश था। अन्य सभी पुर्तगाली उपनिवेश ये हैं, इस प्रकार से हैं। तो दीव था, दमन था, वेसिन, बॉम्बे, गोवा, कन्नौर, कालीकट, कोचीन, कोम्बा, कोलंब, गैले, सतारा, ट्रिकमेल और नागपट्टनम, इतने जो है पुर्तगाली निवेश थे। 141 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में काजू की प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो काजू से किसने कराया था? पुर्तगालियों ने। इनको काजू बहुत पसंद था और काजू यही लेकर के आए थे। आलमारी भी पुर्तगाली शब्द है। भारतीय कृषि में पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में तंबाकू, मूंगफली, आलू, लाल मिर्च, मकई, टमाटर, शकरकंद, चीकू, काजू, अमरूद, पाइनएप्पल और शरीफा इत्यादि पुर्तगालियों की द्वारा ही भारत में लाया गया था। इसके अलावा भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग था तथा जहाज निर्माण उद्योग पुर्तगालियों की ही देन है। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए। पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1616 में डेनिश ने अपना स्टार्ट किया परिचालन, मतलब स्टार्ट किया कि अब यहाँ से हम व्यापार करेंगे। अंग्रेजों के बाद डेनिश आए थे। तो यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, इसका एक ट्रिक होता है। PEDF, ठीक है, ये है। और एक होता है PDEDF। जिसको लगाना हो ये लगा लो, जिसको लगाना हो ये लगा लो, दोनों सही हैं अपनी जगह। यहाँ थोड़ा और एलिब्रेशन है, एक आध दो कंपनी और लग गई हैं। ये मेरी बेसिकली एक ही कंपनी जो इम्पोर्टेंट कंपनियाँ इसी में हैं। तो अंग्रेज़ों के बाद डेनिश 1616 में भारत आए और 17 मार्च 1616 में उन्होंने डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तंजौर जिले में त्रवणकोर में 1620 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो तंजौर के त्रवणकोर में 1620 में 1616 में आए थे। इसके बाद श्रीरामपुर 1676 ईस्वी में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की और 1745 में उन्होंने अपनी सभी फैक्ट्रियां ब्रिटिश को कंपनी को बेच दी और भारत से चले गए। 143 नंबर क्वेश्चन देखिए। बक्सर के युद्ध में डैश के नवाब इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया और जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो कौन थे? अवध के नवाब थे। ठीक है, ये मंडी परिषद का क्वेश्चन है। बक्सर के युद्ध 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजी सेना एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना के मध्य हुआ, जिसमें सम्मिलित सेना परास्त हुई। इस युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से मेजर हेक्टर मुनरो ने किया था। क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के मध्य की इसकी प्रमुख शर्तें निम्नलिखित थी। ठीक है, अवध के नवाब से इलाहाबाद एवं कड़ा जिले लेकर मुगल सम्राट को दे दिया गया। ये पहली संधि थी। कंपनी को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देना होगा। मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दिया। दीवानी का मतलब होता है टैक्स वसूली। एक दीवानी होता था और एक जो होता था वो प्रशासन की देख रेख करने वाला होता था। ठीक है, तो दीवानी किसको दे दिया गया था? तो दीवानी जो है मतलब टैक्स की वसूली कौन करेगा? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में तो मुगल ये अंग्रेज करेंगे। ठीक है, इतना ही जानिए। अब
ब्रिटिश शासन, अब उसका तो याद नहीं आ रहा, इसका उर्दू शब्द कुछ है यार, लेकिन वो भी जो है आप एडमिनिस्ट्रेशन समझिए कि वो अभी नवाब ही समाज रहे थे, जहाँ जहाँ जैसे थे वो उस पर हस्तक्षेप नहीं कर रहे थे अंग्रेज। हाँ, लेकिन ये आपको पता होगा कि नजमुद्दौला एक था, उसको जो है उन्होंने शायद 50 लाख रुपए जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ था, ये सेकंड संधि में थी, तो वहाँ हम देखेंगे। ब्रिटिश शासन को भारत में उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो भैया टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान फ्रांस की क्रांति में रुचि दिखाई और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता के वृक्ष लगाए। जैकोबिन क्लब का सदस्य बने और अंग्रेजों के युद्ध के लिए नेपोलियन का सहयोग मांगा था इन्होंने। 145 नंबर क्वेश्चन दिए, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो सादत खां थे। अवध के प्रथम नवाब सादत अली खान 1680 से 1739 तक थे और अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। ये इतना काया था सादत अली खान कि मोहम्मद शाह रंगीला को इसने हवाबाजी काट दिया और नादिर शाह जो लूट खसूट किया था इसके चक्कर में और ज़्यादा दिल्ली में कत्लेआम किया। तो इस पर कभी और टॉपिक होगा तो हम आपको बताएंगे। 146 नंबर, मेरठ छावनी में 1857 में सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हो गया था, आंसर नंबर सी होगा, 10 मई 1857 को। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सार्जेंट पर हमला कर उनकी हत्या कर दी और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। 34वीं पैदल सेना रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने खुला विद्रोह शुरू कर दिया और अपने अफसरों पर गोलियां चलाई और अपने साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर कूच कर दिए। बहादुर शाह द्वितीय ने दिल्ली से नाना साहब कानपुर एवं लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया और बिहार में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। काफ़ी वीर थे कुंवर सिंह और बहुत ताकतवर भी थे, भले ही वृद्ध हो गए थे लेकिन बहुत वीर थे। इनकी वीर गाथा के बारे में आप देखेंगे तो वैसे झांसी की रानी भी वीर थी, ठीक है। बाकी ये जो ऊपर वाले थे ये लोग अपने व्यक्तिगत हित के लिए लड़ रहे थे। नाना साहब पेंशन चाह रहे थे, हजरत महल जो है वो अपने महल के लिए लड़ रही थी और शाह आलम द्वितीय को आपको पता ही है कि वो जफर के गाने गा रहे थे, तो उनके बारे में छोड़िए, बाकी ये लोग बहुत वीर थे जो नीचे थे। ग्वालियर में विद्रोहियों के नेतृत्व में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। हालांकि इनका भी व्यक्तिगत मामला था, अपने अपने व्यक्तिगत के लिए लड़े थे। राष्ट्रवाद का भावना अभी भी भारत में नहीं था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत कभी भी एकीकरण नहीं था। अखंड भारत मराठों के समय में था और मराठों का कॉन्सेप्ट ही वर्तमान में चल रहा है। 147 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता प्रदान नहीं की? तो ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल ने नहीं किया था। बाकी हैदराबाद का निज़ाम भी था, भोपाल का सिकंदर बेगम भी थी और ग्वालियर के सिंधिया थे, पूना के पेशवा भी थे, सब थे, लेकिन बस अवध बेगम हजरत महल ने नहीं दिया था साथ। और ट्रम्प की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने जो है इनका हड़प लिया गया था, इसीलिए और विरोध कर रही थी ये। 1857 के विद्रोह में बैरकपुर से शुरू हुआ और लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को लखनऊ अवध की बेगम हजरत महल के नेतृत्व में हुआ। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निज़ाम, पूना के पेशवा नहीं थे शायद, इंदौर के होलकर थे। जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला के नवाब, कश्मीर के महाराजा ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों की सहायता की थी। देख रहे हैं, लैप्स ऑफ पैरामाउंट सी इसको बोला जाता था इन लोगों को जब आज़ादी हो रही थी। यही लोग थे जिस कारण भारत जो है जिसका दिक्कत हुआ। अगर ये लोग साथ दे दिए होते तो भारत उस समय आज़ाद हो जाता, लेकिन भारत की उस समय आज़ादी का क्या मतलब था? चूँकि थे वैसे ही, फिर कोई न कोई आके इनके ऊपर हमला करके जीत लेता, तो जो हुआ अच्छा ही हुआ। 148 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो बेगम हजरत महल थी।
बेगम हजरत महल 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोही में लखनऊ में भाग लिया था और इन्हें महक परी भी कहा जाता था। ये वाजिद अली शाह की द्वितीय पत्नी थी। 149 नंबर देखते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों की आपत्ति थी? तो एनफील्ड थी, और क्या था, राइफल एनफील्ड रहा होगा। 1857 के अंग्रेज़ों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया और इसलिए जो कारतूस बनाए जाते थे उनमें राइफल में भरने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था। यह चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। कई कारण थे 1857 क्रांति के, लेकिन ये तत्कालिक कारण था। 150 निम्नलिखित में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने इसको विद्रोह नहीं कहा है। 1857 की सिपाही विद्रोह को कार्ल मार्क्स ने और बी डी सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया, जबकि जॉन लॉरेंस, सीले, मजूमदार, सैयद अहमद खान विद्वान सिपाही ने इसे सिपाही विद्रोह कहा। इसमें कहने का मतलब यह है नहीं कहा। देखिए क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं कहा, तो इसमें एलिब्रेशन देखिए क्या है कि 1857 के सिपाही विद्रोह को कार्ल मार्क्स, वी डी सावरकर जैसे विद्वानों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। तो यहाँ पर कहा होगा, नहीं कहा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है। जबकि जॉन लॉरेंस, सीले, आर.सी. मजूमदार और सैयद अहमद खान जैसे विद्वानों ने इसे सिपाही विद्रोह कहा था। ठीक है, ग्राम विकास अधिकारी सेकंड शिफ्ट में आया था 2018 में। 151 नंबर का क्वेश्चन देखें और आखिरी क्वेश्चन है। कल से हमारा होगा ब्रिटिश राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे या पांडुरंग इनको कहा जाता था। आत्माराम पांडुरंग इनका नाम भी था। अंग्रेजों ने 1859 में डैश में कहाँ फांसी दिया? तो शिवपुरी में फांसी इनको दिया गया था। 1857 के विद्रोह में प्रसिद्ध नेता में से एक तात्या टोपे ने ब्रिटिश सरकार तात्या टोपे को ब्रिटिश सरकार ने 1859 में शिवपुरी में फांसी दिया और अपने ही मित्र के द्वारा जो है गद्दारी करने पर। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ कमियाँ हैं, धीरे धीरे सुधर जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए जिससे कि मेरा उत्साह बढ़े। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।